Okay, now our chapter is chemical bonding. So first of all, we would talk about chemical bond. That what is chemical bond, and thereafter we classify chemical bond, and thereafter we proceed. So this page is cut down a little bit. Sorry. Today actually I went out for I went out for market, so sorry for this. Okay, now it's fine. Yes. So write down the definition of chemical bond. First of all, open your notes. This chapter is going to be very important. So I would like to tell you that you must prepare your own notes, and this will help you a lot. So just start writing the definition of chemical bond. Ready? Yes, sir. Okay. It is a force which binds the atom together in a given molecule. ऐसा भी लिख सकते हैं कि the force which binds the atom together in a given molecule is called chemical bond. Tanisha, please mute yourself. Okay. So, done. Chemical bond is the force which binds the atom together in a given molecule. मतलब कि कोई भी एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, तो मॉलिक्यूल में क्या होता है, एटम्स होते हैं, तो उन एटम्स को एक मॉलिक्यूल में बांध के रखने वाला जो फोर्स है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड. तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, मतलब केमिकल बॉन्ड होते कितने प्रकार के हैं, एंड ये बहुत ज्यादा जरूरी है. और पूरा हमारा जो चैप्टर रहेगा वो इन्हीं के इर्द गिर्द मतलब घूमता रहेगा, इन्हीं के अराउंड रहेगा, ठीक है ना. सो राइट डाउन क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड. Done? Yes, sir. Okay. There are four types of chemical bond which we are going to read in this chapter. So first one is interatomic bond. Second one is intermolecular bond. Third one is bridge bond. And fourth one is back bonding. Okay. So Yes, let sir. me tell you a very interesting thing that means this whole chapter can be revised by this page only. मतलब अगर आपको ये पूरा चैप्टर रिवाइज करना है, जैसे खत्म हो गया तो कभी रिवीजन करना है, तो आप सिर्फ ये पेज को देख के ही पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो. मतलब अ, ये पूरा चैप्टर इसी पेज पे डिपेंडेंट है. मतलब हम लोग अब इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर से इंटर मॉलिकुलर बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर से ब्रिज बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, बैक बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे. बस हमारा चैप्टर वहीं पे खत्म हो जाएगा. ओके. सो जो इंटर एटॉमिक बॉन्ड है उसके बगल में ब्रैकेट देके लिख लेना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और जो इंटर मॉलिकुलर बॉन्ड है उसको वीक बॉन्ड. ओके. Yes, sir. ओके. सो अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये इंटर एटॉमिक बॉन्ड जो होता है वो कितने प्रकार का होता है. तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे ऐसा कि जैसे ऐसे करके इंटर एटॉमिक बॉन्ड, ऐसे इंटर एटॉमिक बॉन्ड, और फिर से इसमें डैश दे के लिखेंगे. इंटर एटॉमिक बॉन्ड में कौन कौन सा आता है, तो आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. इसमें इंटर एटॉमिक बॉन्ड में आता है आयनिक बॉन्ड,
आयनिक, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट भी बोलते हैं, आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ओके। एंड जो दूसरा टाइप का है इंटर एटॉमिक बॉन्ड, वो है कोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा, ये समझ में आ रखने की इंटर एटॉमिक, इंटर मॉलिक्यूलर, ये है क्या, मैं बताता हूँ। इंटर मतलब क्या होता है, इंटर इंटर एटॉमिक मतलब होता है कि दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होगा उसको बोलेंगे हम लोग इंटर एटॉमिक। इंटर मॉलिक्यूलर मतलब क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड होगा उसको हम लोग बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर। फिर से ब्रिज बॉन्ड और बैक बॉन्डिंग के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अच्छा, ये इंटरमोलिकुलर बॉन्ड के बारे में आप लोग बता सकते हो कि मतलब कभी कोई एग्जांपल देखे हो जिसमें इंटरमोलिकुलर बॉन्ड हो? जो लोग 12 कर चुके हैं वो लोग तो शायद बता सकते हैं। जैसे इंटरमोलिकुलर बॉन्ड में जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वेंडर वॉल्स बॉन्ड होता है, तो वो सब हमारा इंटरमोलिकुलर होता है, तो दो मॉलिक्यूल्स को एक पास रखता है। इंटर सर एटॉमिक जो बॉन्ड इनर्ट गैसेस में बनता है। नहीं नहीं नहीं, इनर्ट गैसेस में बॉन्ड नहीं बनता है। अ, बनता है लेकिन अब वो हम लोग पी ब्लॉक में पढ़ेंगे। दैट आर एक्सेप्शनल केसेस। जो भी मतलब नो इनर्ट गैसेस हैं वो बॉन्ड नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, हम लोग आगे बात करेंगे उसके बारे में। तो इसमें इंटर एटॉमिक में हम लोग दो लिख लिए थे, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। तीसरा है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। डेटिव का स्पेलिंग है DATIV। जो लोग 11th में हैं, उन लोग को डर लग रहा होगा कि भाई ये कैसा कैसा वर्ड बता रहे हैं हमको, मतलब एकदम सुना ही नहीं है। लेकिन ऐसा टेंशन नहीं लेना है, ये सबको पढ़ना है हम लोगों को। तो राइट डाउन कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड, और जो लास्ट है इंटरमोलिकुलर में, सॉरी इंटर एटॉमिक में, वो है मेटलिक बॉन्ड। ओके। यस Yes, सर। sir. हम्म। अब हम लोग इंटरमोलिकुलर बॉन्ड के कितना टाइप होते हैं उनको लिखेंगे। तो उसमें होता है पहला हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसको हम लोग H बॉन्ड से भी दिखाते हैं। और दूसरा होता है वैंडर वाल्स बॉन्ड। गैसियस स्टेट जिन्होंने पढ़ा होगा उनको वैंडर वाल्स चचा के बारे में पता होगा। अ, उनका इक्वेशन ऑफ गैसेस भी आता है, वैंडर वाल्स इक्वेशन ऑफ गैसेस। मींस ही वाज पायनियर इन physical chemistry as well as in inorganic chemistry. His contributions were means बहुत अच्छा अच्छा contributions था इनका। तो इनकी इन्हीं के नाम पे एक बॉन्ड का पढ़ा, उसको बोलते हैं हम लोग वैंडर वाल्स बॉन्ड। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर से हम लोग ब्रिज बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं तो वो लिखेंगे। तो 3C2E बॉन्ड, इसको 3C2E बोलते हैं, इसको थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। थ्री सेंटर्ड थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं 3C2E बॉन्ड। ओके। एंड इस 3C2E बॉन्ड जो है, इसको हम लोग बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो 3C2E बॉन्ड, या फिर इसको हम लोग बनाना बॉन्ड बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग टाउ बॉन्ड बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग मल्टी सेंटर्ड बॉन्ड बोलते हैं। अ, आप लोग लिख लो, उसके बाद मैं बताता हूँ कि इसका मतलब फायदा क्या है, मतलब वाई वी आर रीडिंग सो मेनी नेम्स। जेई एडवांस 2016 में केमिस्ट्री जो था वो टफ आया था, मतलब उस बारी तो सब सारा चैप्टर ही टफ आया था। तो उसमें जो ये पूछा हुआ था, तो उसमें 3C2E बॉन्ड नहीं पूछ के बोला था कि फाइंड द नंबर ऑफ टाउ बॉन्ड्स। तो इसीलिए डिफरेंट जितना भी नाम है वो सब याद रखना पड़ता है। तो ब्रिज बॉन्ड में एक हो गया 3C2E बॉन्ड, जिसको हम लोग बनाना बॉन्ड बोलते हैं, टाउ बॉन्ड बोलते हैं, या फिर मल्टी सेंटर्ड बॉन्ड बोलते हैं। When we study about bridge bond, then I will ask you the number of means multi-centered bonds in a compound. I will ask you the number of tau bonds. Then they all are same. Okay. And next one is three-centered four-electron bond. 3C4E bond. डरना नहीं है, ये सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो
नाम थोड़ा सा अजीब अजीब है, कोई दिक्कत नहीं है. देयर इज लॉजिक बिहाइंड द नेम ऑल्सो. 3 सेंटर्ड, 4 इलेक्ट्रॉन, इसके पीछे भी एक लॉजिक है. अब हम लोग बैक बॉन्डिंग के कितने टाइप होते हैं उनके बारे में लिखेंगे. तो बैक बॉन्डिंग में फर्स्ट होता है पी पाई बॉन्ड. फिर से दूसरा होता है पी पाई बॉन्ड. और तीसरा होता है डी पाई बॉन्ड. तो बेसिकली हम लोग को इस चैप्टर में यही सब पढ़ना है. ओके. एंड नाउ राइट डाउन द डिफिनीशन ऑफ मल्टी सेंटर्ड बॉन्ड. हम लोग इसको बाद में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी भी लिख लो आप लोग. तो मल्टी सेंटर्ड बॉन्ड का डिफिनीशन लिख लो. मींस टॉपिक लिख लो, डिफाइन मल्टी सेंटर्ड बॉन्ड. Less number of electrons are joined with more number of atom is called multi-centered bond. ठीक है. Less number of electrons are joined with more number of atom. जैसे इस 3C2E को हम लोग मल्टी सेंटर्ड इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सेंटर्स का नंबर ज्यादा है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. डन. अच्छा, लेट मी टेक वन सजेशन फ्रॉम यू गाइज दैट is writing in class better or you can write and I can just tell you about these things. मतलब डेफिनेशन जो मैं लिखवाता हूँ वो लिखवाना क्लास में सही रहेगा या फिर मैं जस्ट पढ़ाते जाऊँ, आप लोग घर पे लिख लोगे? क्या बेहतर रहेगा आप लोग के लिए? सर घर पे लिख लेंगे सर, टाइम भी बच जाएगा इससे। हम्म. should write in class. Yeah, I also means observed that इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और जो लास्ट का हमने टॉपिक्स पढ़ा था उसमें मतलब कि आप लोग का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं था. द मेन रीजन वाज दैट वी डिडंट राइट दैट इन क्लास. उसको हमने क्लास में नहीं लिखा और मोस्टली लोगों ने फॉर्मूला तक अप्लाई नहीं कर मतलब किया था. मीन्स देयर वाज अ क्वेश्चन ऑफ परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर एंड मतलब जिन्होंने भी क्लास किया था उन्होंने फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं किया था. एंड ये सही बात नहीं है. एक दो आदमी ने किया था आई रिमेम्बर, बट मोस्ट ऑफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दैट. क्लास में लिखवाने से मैंने क्या होता है, क्लास में लिखवाने से क्या होता है मैं बताता हूँ. जो लोग ड्रॉपर्स हैं उनको नोट्स बनाने का जरूरत नहीं पड़ता है, उनका बढ़िया एकदम बहुत बढ़िया से रिवीजन हो जाता है. जो लोग 11th में है वो लोग अपना खुद का नोट्स तैयार कर सकते हैं. और जैसे अगर आप लोग मेरा नोट्स भी लेके अगर लिखना चाहो तो अगर आप लोग घर पे लिख लोगे तो उससे क्या होगा ना कि आप लोग का डबल डबल हो जाएगा, तो फिर से बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा. तो क्लास में लिखवाना चाहिए या नहीं? मतलब इससे टाइम तो बचेगा, हम लोग ज्यादा पढ़ पाएंगे एक दिन में. बट यू गाइज हैव टू प्रॉमिस मी दैट यू विल मीन्स राइट दैट ऑन द डे. जिस दिन मैं पढ़ाऊंगा उसी दिन आपको लिखना पड़ेगा. तनीषा, यस, इन क्लास. ओके. ओके गाइज, सो वी शुड राइट इन क्लास ओनली. बेसिकली सर लेकिन साथ साथ लिखते हैं तो जल्दी याद होता है. यस यस, ये सही है. हाँ, जिस तरह में जिसमें आप लोगों को आराम हो वही सही है. वी आर नॉट फोकस्ड ऑन यूट्यूब गाइज. जो लोग यूट्यूब देखते हैं, द मेन रीजन इज दैट कि वो लोग चाहते हैं शॉर्ट्स वीडियो, तो मतलब कम समय में ज्यादा चीज हो जाए, लेकिन इससे आप लोग को कोई फायदा नहीं होने वाला है. एंड आई एम नॉट ओरिएंटेड टुवर्ड दैट ओनली. सो लेट्स राइट इन द क्लास ओनली. ओके, सो मूविंग ऑनवर्ड, राइट डाउन कॉन्सेप्ट. यहाँ पे देखो दो चीज है. ए जो है वो भी एक आइसोलेटेड एटम है और बी जो है वो भी एक आइसोलेटेड एटम है. ठीक है ना?
तो हम लोग मतलब इसको नोट्स में लिख लो कि ए और बी और उसके बाद से आइसोलेटेड एटम और दोनों का एरो दिखा देना। जैसे ए जो है वो पॉइंट करेगा बी की तरफ और बी जो है वो पॉइंट करेगा ए की तरफ। ठीक है। तो ए और बी जो है, अब इसमें देखो ए और बी के जो सेंटर का बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, उसको हम लोग आर से डिनोट करेंगे। और ए के सेंटर से अगर बी पे अगर टेंजेंट खींचा जाए, तो अगर हम लोग उसको ए से डिनोट करेंगे, तो ए बी बॉन्ड फॉर्मेशन तभी होगा जब ए जो होगा वो ग्रेटर देन आर होगा। एंड ये तो बेसिक सा चीज है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी आदमी बता सकता है। ओ नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा अच्छा, आप समझ में आया। इसको आप लोग लिखो, मैं बताता हूँ उसके बाद। जैसे दो एटम है और इसके सेंटर्स का बीच का डिस्टेंस आर है, और यहाँ से टेंजेंट खींचा गया है, उसका डिस्टेंस ए है। तो जब ए आर से बड़ा होगा तभी बॉन्ड बनेगा। बेसिकली बेसिकली होता क्या है ना कि जब बॉन्ड बनता है तो ये दोनों ओवरलैप कर जाता है। तो ओवरलैप करने के कारण से जो ये आर है ना, ये बहुत ही कम हो जाता है। और टेंजेंट वाला दूरी जब ज्यादा होगा आर से तभी बनेगा। दैट्स नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सो यू कैन लीव दैट ऑल्सो। देखो जब भी दो एटम्स आपस मतलब पास आते हैं तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा उन दोनों के बीच में। ठीक है। और पास आएंगे, अट्रैक्शन होगा। एकदम जब एकदम करीब आ जाएंगे ना, तो देयर इज अ सर्टेन पॉइंट, उसके बाद से अब वो करीब नहीं आ सकते हैं। तो उसके बाद से उनके बीच में क्या होने लगेगा, रिपल्सन होने लगेगा। ठीक है ना। तो एक जैसे कि क्या होगा कि पहले अट्रैक्शन होगा तो वो दोनों पास आएंगे। पास आते आते एक समय आएगा कि वो दोनों मतलब इतना पास आ जाएंगे कि अब उससे पास नहीं आ सकते हैं। तो वहां उसके बाद से अगर पास लाने का हम लोग कोशिश करेंगे तो उन दोनों के बीच में रिपल्सन हो जाएगा। तो जो मिनिमम दूरी होता है उस दोनों के सेंटर के बीच में, हम लोग उसी को बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। ठीक है ना। तो हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के बीच में। ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी और आर के बीच में लेट मी जस्ट यूज दिस। तो यहाँ हम लोग पोटेंशियल एनर्जी और आर के बीच में या उस दोनों के बीच के डिस्टेंस के बीच में अगर हम लोग ग्राफ खींचे, तो ये ग्राफ ऐसा कुछ होगा, जैसे ऐसे आएगा। और ये यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, और इसके बाद से क्या होगा कि रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगेगा। और बढ़ते 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 और पास लाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट हो जाएगा। जब एकदम बहुत ज्यादा करीब आ जाएंगे तो उन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है ना। तो वो पॉइंट जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है, हम लोग उसी को बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। और जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है उसी को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। जब थर्मोकेमिस्ट्री आप लोग पढ़ोगे तो उस समय भी ये बात पढ़ाया जाएगा। मोस्टली ये क्वेश्चन फिजिकल रिपीट का करना, होता है। फिर रिपीट करना एक बार। हाँ हाँ। जैसे हम लोग दो एटम्स जो हैं आइसोलेटेड हैं, तो क्या होगा, जैसे उन लोगों को पास लाएंगे तो एक दूरी के बाद से वो क्या करेंगे, अपने अट्रैक्शन होने लगेगा उन दोनों के बीच में। ठीक है। तो अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी कमने लगेगा। ठीक है ना। अब एक समय आएगा जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगा, अब उससे पास लाएंगे तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होने लगेगा। और रिपल्सन के वजह से फिर से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगेगा। जैसे बहुत ज्यादा दूर है तो कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ खास दूरी पे लाने के बाद से उस दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, दोनों पास आएंगे। ठीक है ना। लेकिन दोनों मर्ज तो नहीं कर सकते हैं, तो कुछ एक खास दूरी पर क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, अब उससे कम दूरी नहीं कर सकते हैं। अगर हम कोशिश करेंगे उससे कम करने का, तो फिर से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगेगा और वो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है ना। अब जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है उसी को हम लोग उसका बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। अब जो मिनिमम डिस्टेंस है वो दोनों के बीच में, मतलब ऐसा डिस्टेंस जिसपे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हुआ हो, उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, जिसको हम लोग आर नॉट से दिखाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। हम लोग इसको लिखेंगे मतलब मैं अभी तो समझा रहा हूँ, इसको हम लोग कॉपी पे भी लिखेंगे। तो आप लोग ये ग्राफ बना लो। जैसे देखो क्या हुआ कि ये देखो इस पॉइंट के इधर क्या है कि वो दोनों आइसोलेटेड है, मतलब आपस में कोई रिश्ता नहीं है।
लेकिन जैसे जैसे ही वो इस डिस्टेंस पे आएंगे, तो जैसे ही वो इस दूरी पे आएंगे उसके बाद से उन लोगों में अट्रैक्शन होने लगेगा, और अट्रैक्शन के कारण से देखो क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कमने लग रहा है, लेकिन एक खास दूरी पे आने के बाद से पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो रहा है। उसके बाद से अब और पास लाओगे तो फिर से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगेगा, और जब डिस्टेंस 0 होगा तो पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है ना? तो द डिस्टेंस बिटवीन द एटम एट विच द पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। ओके, और क्योंकि ये अट्रैक्शन हो रहा है देखो, तो बॉन्ड फॉर्मेशन बस यहीं तक होता है, इसके बाद से बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है, उसके बाद से हम लोग को प्रेशर देना पड़ता है। तो यहां से यहां तक की दूरी को ही हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं कि इस समय में क्या हो रहा है। ठीक है, और क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा है तो वो प्रोसेस जो होगा वो एक्जोथर्मिक होगा। तो ए और बी अगर बॉन्ड बनाएंगे तो वो जो प्रोसेस होगा बॉन्ड फॉर्मेशन का वो एक्जोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो अब आप लोग नोट्स पे लिखना स्टार्ट कर दीजिए कि ए प्लस बी, अगर ए बी बनाएंगे तो प्रोसेस जो होगा हाईली एक्जोथर्मिक होगा, और अगर किसी भी बॉन्ड को हम लोग तोड़ेंगे तो फिर से हम लोग को एनर्जी देना पड़ेगा। तो एनर्जी देंगे तो वो प्रोसेस कैसा हो गया, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। गॉट इट? यस सर। हाँ, तो अब हम लोग लिखते हैं, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, मैं लिखवाता भी हूँ। तो लिखेंगे हम लोग। अच्छा, आप लोगों ने ये ग्राफ बना लिया है क्या? हेलो? Yes, sir. ओके, सबने बना लिया है? यस सर। ओके 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 ओके, नाइस Yes, sir. नाइस नाइस। सो ग्राफ में जो नीचे सबसे ये जो डीपेस्ट पॉइंट है वहां पे हम लोग लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मिनिमम। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, इसका मतलब स्टेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम है, और स्टेबिलिटी मैक्सिमम है इसका मतलब ए बी बॉन्ड फॉर्मेशन जो होगा वो टेक प्लेस, ए बी बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस, मतलब इस पे ए और बी के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है ना? जब स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन उसी समय होगा। अच्छा, ये समझ में आया कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होने से स्टेबिलिटी कैसे मैक्सिमम हो जाता है? हम्म? मैं बताता हूँ। जैसे देखो एक बॉल है, ठीक है ना, तो यहाँ पे रख दिए जैसे धरती पे तो स्टेबल है, लेकिन अगर उसको फेंक दिए तो क्या होगा, उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगेगा, फिर से वो नीचे आएगा, तो जितना नीचे आएगा वो स्टेबल होते जाएगा, और एक समय के बाद फिर से वो धरती पे आ जाएगा, तो यहाँ पे फिर से वो सब मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या था, वो सबसे अनस्टेबल था, और यहाँ पे आने के बाद से वो स्टेबल हो गया। तो इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी जब मिनिमम होगा ना तो स्टेबिलिटी उस समय मैक्सिमम होगा। अच्छा, अब हम लोग कुछ लिखेंगे बात। तो लिखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड must be greater than isolated atom. Potential energy of the product formed must be greater than isolated atom. ओके, दूसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि नो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी मींस नो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस। केमिकल बॉन्डिंग का बेसिक यही है, भले ही इससे सवाल नहीं आता हो बट ये बेसिक्स है, इसको समझना चाहिए। तो देखो अगर अट्रैक्शन नहीं होगा तो क्या होगा कि मतलब कि अट्रैक्शन नहीं होगा तो वो पास ही नहीं आएंगे, पास नहीं आएंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी कमेगा ही नहीं। अगर पोटेंशियल एनर्जी कम नहीं रहा है, इफ पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिक्रीजिंग, इट मीन्स कि कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये समझ में आया ना? जैसे क्या होगा कि इनर्ट गैसेस होंगे, इनर्ट गैसेस में क्या होगा कि अट्रैक्शन होगा ही नहीं, तो अट्रैक्शन नहीं होगा तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं कमेगा, और पोटेंशियल एनर्जी नहीं कमेगा इसका मतलब कि कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। समझ में आया? यस सर। हाँ, कृष्ण मोहन आपको समझ में आया? यस यस। ओके ओके, थोड़ा सा अभी मतलब ऐसा ऐसा टर्म्स आएंगे जो मतलब समझ में नहीं आएगा, बट यू हैव टू यस वेट एंड थोड़ा सा वॉच। हाँ हाँ दिक्कत हो रहा है थोड़ा सा। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ सकता हूँ। तो you have to just wait and watch, you will be able to understand. So now let's move to the next topic. Yes,
तो a chemical bond formation take place when potential energy of bonded system must be decreases. जस्ट पिछला जो पॉइंट लिखे थे वही पॉइंट को हम लोग दूसरे भाषा में लिख दिए, तो इट्स नॉट नेसेसरी टू राइट दिस. अब हम लोग लिखेंगे बॉन्ड लेंथ का क्या डिफिनीशन होता है, तो लिखिए बॉन्ड लेंथ का डेफिनेशन लिखिए. इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस at the point of minimum potential energy is called bond length. जस्ट वही बात जो मैंने बताया था. And now our chemical bonding chapter starts. सवाल बनाने के लिए पूरा तैयार रहिए, बहुत सवाल है केमिकल बॉन्डिंग में, बहुत मजा आने वाला है. सो internuclear distance at the point of minimum potential energy is called bond length. Done? Yes, sir. Okay. सबने कर लिया? Yes, sir. नाइस. Yes, sir. ओके ओके, हम लोग एक नोट लिखेंगे एंड यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट वाला काम खत्म हो गया. अब अच्छा अच्छा चीज पढ़ेंगे. तो नोट में लिखेंगे कि बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. जस्ट यही पॉइंट को हम लोग लिख रहे हैं. ए प्लस बी, अगर ए बी बॉन्ड बनाता है तो यह हाईली एक्सोथर्मिक होता है. तो नोट में हम लोग लिखेंगे कि बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. बॉन्ड एनर्जी मे बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक. अब ये जो पॉइंट है, जो सेकंड पॉइंट मैंने लिखवाया है, उसको समझने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा. बॉन्ड फॉर्मेशन जो होगा वो ऑलवेज एक्सोथर्मिक होगा, लेकिन बॉन्ड एनर्जी जो है वो एक्सोथर्मिक या फिर एंडोथर्मिक दोनों हो सकता है. अब ये कैसे होता है, इसके लिए थोड़ा वेट एंड वॉच. सो नाउ स्टार्ट विद द इंटर एटॉमिक बॉन्ड. हम लोगों ने बॉन्ड जो केमिकल बॉन्ड है उसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था इंटर एटॉमिक बॉन्ड, और इंटर एटॉमिक बॉन्ड का सबसे फर्स्ट पार्ट है आयनिक बॉन्ड. तो अब हम लोग आयनिक बॉन्ड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. तो हेडिंग डालिए आयनिक बॉन्ड. ठीक है? Yes, sir. हाँ. और एक्सेप्शन केमिस्ट्री स्टार्ट्स नाउ. सो जनरली आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल. Generally, this bond is formed between metal and non-metals. Generally, this bond is formed between metals and non-metals. इसका मतलब क्या हुआ कि आयनिक बॉन्ड जो होगा वो generally ये generally वर्ड जो है ना बहुत मतलब दुख देता है इनऑर्गेनिक पढ़ने वाले लोग को. तो जनरली क्या होता है ना कि आयनिक बॉन्ड जो होता है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है. यहाँ जनरली लगने का मतलब हो गया क्या, ऑलवेज लगा रहता तो बात ठीक रहता, लेकिन जनरली लगने का मतलब हो गया कि एक्सेप्शंस भी है. तो एक्सेप्शन है तो लिखना पड़ेगा. तो लिखिए एक्सेप्शन क्या क्या है. मतलब अभी क्या हम लोग पढ़ रहे हैं ना कि मेटल और नॉन मेटल के बीच का जो बॉन्ड होता है हम लोग को लगता है कि हमेशा आयनिक होना चाहिए, लेकिन ये बात सही नहीं है, वो कोवेलेंट भी हो सकता है. तो एक्सेप्शंस में लिखेंगे हम लोग बेरिलियम फ्लोराइड BeF2, फिर से बेरिलियम ऑक्साइड BeO, फिर से भैया भैया बेटी बुला रहा हूँ. ओके BeF2 लिख लिया. हेलो. Yes, sir. Okay, you Yes. have to rejoin the meet because time is up.